Hello and welcome you all on my YouTube channel JP the Chemist। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में आज हम सीखेंगे सिर्फ और सिर्फ लेविस थ्योरी, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जैसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लेविस थ्योरी के बिहाफ पे रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? नाउ द कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाज गिवन बाय जी.एन. लेविस इन 1916। ठीक, अब आते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन कैसे किया जाए। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द टू एटम्स। कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो, शेयर हो। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, ये तो हम आगे डिटेल जब जाएंगे इस चैप्टर के तो फिर हम सीखेंगे। लेकिन ये बात आपको याद रखने की है कि यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल एटम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल एटम से होते हैं उनके बीच में बनेगा, पर यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है। कुछ और एटम्स भी हैं जो मेटल्स हैं, लेकिन स्टिल दे आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, इसकी वजह आपको आगे दी जाएगी। कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कौन सी कंडीशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं कि उन एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बने। तीन बेसिक पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है, जो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दी हैं। तो मैं एक एक करके इन तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहली पॉइंट तो यह है कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल में वो यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड बनाया करेंगे। एलिमेंट्स फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट्स, सिक्स्थ ग्रुप एलिमेंट्स, सेवंथ ग्रुप एलिमेंट्स। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन एंड मैग्नीशियम, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाया करेंगे। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है, तो दीज आर दी एलिमेंट्स। कम से कम आपको ये तो जिन जिन एलिमेंट्स की लिस्ट मैंने आपको शो की है, आपको कम से कम ये एलिमेंट तो आपको याद रखने होंगे कि ये एलिमेंट जो हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखते हैं। ठीक, अब आप पूछ सकते हैं कि इसमें बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये तो सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। तो बीइंग ए मेटल्स ये एलिमेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना लेते हैं? तो इसकी सिंपल वजह यह है क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के बजाय सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, और सेकेंडरी ग्रुप के एलिमेंट की एटॉमिक जो साइज होती है वो कंपैरेटिवली फर्स्ट ग्रुप के मुकाबले में कम होती है। और दूसरा कि बेरिलियम और मैग्नीशियम अपने ग्रुप के टॉप एलिमेंट्स हैं, तो क्योंकि इनके एटॉमिक रेडिया बहुत छोटे हैं, इस वजह से ये इजीली जो है इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। इस वजह से आयनिक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखनी है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि बॉन्डिंग एटम्स मस्ट हैव हाई आईपी एज वेल एज हाई ईए। मतलब जो बॉन्डिंग एटम्स हैं जिनके बीच में अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने जाना है, ठीक है, उन एटम्स की आईपी भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो भी ज्यादा होनी चाहिए, और उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। यानी आईपी के ज्यादा होने की वजह यह है कि आईपी अगर ज्यादा होगी तो कम से कम वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हाई होनी चाहिए, मतलब दे मस्ट हैव अ ग्रेट अफेक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भी एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उन दोनों एटम्स की जो आईपी होंगी वो भी हाई होंगी, और उन दोनों एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो भी हाई होगी। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है कि कोवेलेंट बॉन्ड किन एटम्स के बीच में बनने जाना है, कि डेल्टा ई एन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स मस्ट बी वेरी लो। यानी जो भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने जा रहे हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फर्क है वो बहुत कम होना चाहिए।
0 है तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। यानी दो एटम अगर सिमिलर हैं, दोनों एटम अगर सिमिलर हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो फर्क होगा नहीं, और ऐसी सूरत में उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कोवेलेंट ही बनेगा। अदरवाइज अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है, यानी एटम्स सेम नहीं है, एटम्स डिफरेंट हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है कि डेल्टा ई एन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स मस्ट बी लेस देन 1.7। यानी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क जो है अगर 1.7 से बढ़ गया तो आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जो बॉन्ड बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, आयनिक। तो इस वजह से 1.7 जो है, अगर 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अगर वो कम होगा तो फिर बॉन्डेड एटम्स जो बॉन्ड बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, वो बनाएंगे कोवेलेंट। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आते हैं कि जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने जाता है तो उस सारे खेल के दौरान क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दो एटम्स हैं, एक और ये दूसरा एटम। अब इन दोनों एटम्स जो हैं इनकी आप ब्लैक डॉट नजर आ रही होगी ना, दिस द न्यूक्लियस ऑफ दिस टू एटम। ठीक है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा या इन सिंपल जब भी बॉन्ड बनेगा तो एटम्स को नजदीक आना होगा। पर आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो वैलेंस जो नॉट ओनली द वैलेंस बट द ऑल इलेक्ट्रॉन्स which are been present around the nucleus. Now that electron which are been present around the nucleus, now simply we can call this one as electron cloud. होगा क्या कि जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने जाएंगे तो इन दोनों एटम के बीच में दो किस्म की फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट करती हैं। एक वो फोर्सेस होती हैं जो अट्रैक्टिव हैं और एक वो फोर्सेस हैं जो कि रिपल्सिव हैं। फॉर एग्जांपल, एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरफ देखेगा तो सिमिलर चार्ज की वजह से डेफिनेटली आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन एक एटम का न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ जाएगा तो फिर आप जानते हैं कि सिमिलर चार्ज की वजह से अभी रिपल्शन होगी। तो दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन भी रिपल्शन होती है, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस भी रिपल्शन होती है। लेकिन एक और सिचुएशन है जिसमें एक एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में आए और इस तरह से दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन में आए। तो दोनों एटम के न्यूक्लियस नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इस सूरत में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो पॉसिबल है। तो याद रखें कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड बनेगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होंगी और रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के मुकाबले में वीक होंगी। चलो भाई, सपोज कर लेते हैं कि इन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया है। इन दोनों एटम्स के बीच में सपोज आप सेकंड जो फिगर है इसको आप देख सकते हैं कि सपोज ये दो एटम है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया है और आप देख सकते हैं कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि पेयर की सूरत में दो एटम के बीच में शेयर्ड हुए हैं। तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एटम के न्यूक्लियस इक्वली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। दोनों एटम के न्यूक्लियस जो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि जब जब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करने लगता है तो दो एटम जो होते हैं वो दूर रहने के बजाय एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं और दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन सकता है। पर अब ये बात तो क्लियर हो गई कि bond will form if attractive forces are stronger than repulsive forces। ये बात नोट करने की है कि जब बॉन्ड बनेगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा स्ट्रॉन्गर रहेंगी और रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी वो हमेशा वीकर रहेंगी। चलते हैं आगे। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मतलब कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखनी है कि जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो याद रखने के लिए। तो आप जरा देखें कि पहली पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं। लिखा है कि when covalent bond is formed then both of the bonded atoms contribute equal number of valence electron। यानी कि जब दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने जाएगा तो दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि भाई दो हाइड्रोजन एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनने जा रहा है तो दोनों हाइड्रोजन एटम
एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी दोनों पार्टी से एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दिस व्हाट आई मीन, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ओनली when the two atoms are contributing equal number of valence electron, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है कि दोनों एटम से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कंट्रीब्यूट होंगे जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दूसरी बात जो आपको कतई तौर पे याद रखनी है वो ये है कि शेयर्ड पेयर या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड टुवर्ड वैलेंस शेल ऑफ बोथ ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी जब दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो जाएंगे, पेयर बन जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होगा या एक से ज्यादा पेयर्स होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो दोनों एटम के वैलेंस शेल में काउंट किए जाएंगे। जैसे कि सपोज करें कि हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो अब किसी एक एटम की प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं की जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होगा वो दोनों एटम की प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के हैं, हम कहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं। इस तरह से दोनों एटम का डुप्लेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कंप्लीट कहलाएगा। तो याद रखना है कि बैलेंस शेल से आए हुए इलेक्ट्रॉन जो कि अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के बैलेंस शेल में काउंट किए जाएंगे, ठीक। तीसरी पॉइंट, एक और बात याद रखने की है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ दी बोथ एटम। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अब दोनों एटम्स की प्रॉपर्टी कंसीडर किए जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूजुअली number of electrons needed by an atom is equal to the number of covalent bond formed। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पर नॉट फॉर ऑल बट एटलीस्ट ये काफी जो सिस्टम्स हैं उस पर एप्लीकेबल है, तो आपको याद रखने में हेल्प भी होगी। अब इस पॉइंट का मतलब यह है कि किसी भी एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि हेलोजन्स हैं, सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, आप जानते हैं कि हेलोजन जो सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन। सो हेलोजन्स जो होंगे वो कितने बॉन्ड बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन जो है फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन 6 ग्रुप का है, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, उसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। शायद आपने सुना भी हो कि कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो ये बात याद रखो कि अक्सर क्या होता है कि जिस एटम को जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, वो एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। वो अलग स्टोरी है कि वो उतने बॉन्ड कैसे बनाएगा, मतलब वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की सूरत में जाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बनाएगा, वो तो एक अलग सिचुएशन है। बट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बाय द एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीडेड बाय द एटम, ठीक है। तो ये बात याद रखने की है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने की है, वो है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में आपने पढ़ा था वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसमें आयंस जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड उन दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में ही रहता है जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, ठीक है। कंटिन्यू, आगे आते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। आपने वेरी मच इन द बिगिनिंग, जब से आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, आई थिंक फ्रॉम द 9th क्लास, आपने सुना होगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन जनरल, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम इन तीनों टाइप को डिस्क्राइब करने जाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक बात और क्लियर कर लेते हैं कि इन तीनों में से जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। तो डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है दो एटम के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड,
ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड जो है इसका मतलब क्या रहेगा, इसका मतलब रहेगा दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड। ठीक, तो ये बात आगे जाके क्लियर हो जाएगी कि मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है। तो चलो वन बाय वन इन तीनों पॉइंट को शुरू करते हैं, पहले सिंगल, देन डबल एंड देन ट्रिपल। नाउ कम टू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. Single covalent bond is formed by the sharing of, you can see, single covalent bond is formed by the sharing of one electron pair between the two atoms. यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा तो इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिए हैं। तो इन पूरी स्ट्रक्चर्स में अगर आप देखें तो मैंने पर्टिकुलर जो भी एटम्स मैंने या जो भी मॉलिक्यूल में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैंने सिर्फ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम लिए हैं, ठीक है। ईच ऑफ द हाइड्रोजन एटम हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। और वैसे भी आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एटम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पेयर बना दोनों एटम के बीच में, क्योंकि दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है। नाउ वी कैन कॉल दिस वन एज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से दूसरा एग्जांपल है फ्लोरीन। फ्लोरीन आप जानते हैं कि हेलोजन फैमिली से ताल्लुक रखता है, और फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, क्योंकि हेलोजन 7th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर आप काउंट करना चाहें तो आप देख सकते हैं 2, 4, 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक चाहिए, तो दोनों एटम क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। जब दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं तो दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ। इन दिस वे फ्लोरीन फ्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है। एक और एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है कार्बन टेट्राफ्लोराइड का, जिसमें एक कार्बन का एटम 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। फ्लोरीन का तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि कार्बन जो है 4th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4 फ्लोरीन के एटम क्या करेंगे कि हर एक फ्लोरीन का एटम कार्बन के इस 4 में से हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस तरह से सिंगल कार्बन एटम इज नाउ बीन कोवेलेंटली बॉन्डेड विद 4 फ्लोरीन एटम्स, ठीक है, 4 फ्लोरीन एटम के साथ बॉन्ड बनाया। लेकिन ये चारों बॉन्ड जो है, जैसे कार्बन और फ्लोरीन का ये वाला बॉन्ड, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो एटम के बीच में शेयर्ड है वो सिर्फ 1 है। तो ईच ऑफ दैट बॉन्ड इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड में कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो आप कहेंगे कार्बन ने 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। और कोई आपसे पूछे कि बताओ कि भाई फ्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए, तो आप कहेंगे हर एक फ्लोरीन एटम ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो दिस द वे हाउ वी आर डिस्क्राइबिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने का एक और तरीका भी है, मैं जो आपको आगे समझा रहा हूं। तो नाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस मॉडल मैंने लिखे हैं, जो कि आपने 9th क्लास में शायद सीखे हों, नहीं तो आप जरा देखें। डॉट और क्रॉस मॉडल में क्या करते हैं कि हम दो एटम्स जो होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन डॉट से और दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डॉट से और दूसरा का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किया गया है। और जब भी डॉट और क्रॉस मॉडल शो करते हैं तो हमेशा एटम्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते, सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है। और आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट लाइन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जांपल है फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि फ्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन के साथ जब शेयर करेगा, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना है ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना है, जस्ट लाइक एफ एंड एच बॉन्ड, या आप इसको एच पहले लिखें या एफ बाद में लिखें, इट्स नॉट अ वरी। पर बॉन्ड फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो बना है, व्हाट बॉन्ड इज दिस वन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल है फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड, F2 मॉलिक्यूल।
यानी हेलोजेंस आप जानते हैं कि डायटॉमिक है। मैंने फ्लोरीन लिया है, आप फ्लोरीन की जगह पे क्लोरीन लिखें, ब्रोमीन लिखें, आयोडीन लिखें, कुछ भी लिखें, हेलोजन लिखें, ठीक है। और हेलोजन के तो आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन डॉट से दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। तो अगर आप देखें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को जब हम दोनों एटम में काउंट करेंगे तो दोनों एटम्स का आप देख सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्योंकि दोनों एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, तो फिर हमने दो एटम के बीच में सिंगल लाइन शो की है टू रिप्रेजेंट द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से एक और एग्जांपल है वाटर, जिसमें दो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहे हैं। अब ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि 6th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दो हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इस तरह से ये भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये नीचे भी आप देख सकते हैं ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑक्सीजन ने 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, तो दोनों हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ और ऑक्सीजन तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑक्टेट पूरा हुआ। एक लास्ट एग्जांपल है रिगार्डिंग टू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो कि 5th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके आखिरी शेल में आप देख सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है। तो उस तरह से हाइड्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को करेगा शेयर। इस तरह से ये भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एक दूसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और ये तीसरा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है इसने 3 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के साथ जो मैंने बाकी इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, कुछ तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी इलेक्ट्रॉन शो किए जो मैंने यहाँ पर भी किए हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में तो होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज नहीं होते। Electron pair which are present in the valence shell of an atom, but these electron pair are not utilized in the bond formation. Now these electron pairs are called what? Lone pair of electron. तो आप मुझे बताएंगे कि ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। इस तरह से नाइट्रोजन जो अमोनिया का है इसके पास कितने लोन पेयर हैं? इसके पास 1 लोन पेयर है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो फिर एनर्जी चेन क्या आती है? तो मैंने एक डायग्राम बनाया है टू शो दैट कि हाउ दैट एनर्जी चेन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। आप शुरू से जानते हैं कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है, क्योंकि अट्रैक्शन जैसे जैसे दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ड्रॉप होगी। तो इस पूरे एनर्जी प्रोफाइल में आप देख सकते हैं, मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एक एग्जांपल लिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में 2 एग्जांपल लिए गए हैं, एक हाइड्रोजन का, आई थिंक दूसरा क्लोरीन का। आप उनकी डेटा आप टेक्स्ट बुक से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये मामला क्या है। सपोज करें कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम हैं जो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ दैट रिपल्शन। तो डिस्टेंस की वजह से आप देख सकते हैं कि एनर्जी, इनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, एनर्जी इस लेवल तक है, ठीक है। लेकिन जैसे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है तो ये एटम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के नजदीक आते हैं। जैसे नजदीक आते हैं तो पॉइंट नंबर 2 पे देखें, ये पॉइंट नंबर 1 जब एटम दूर थे, पॉइंट नंबर 1 पे एनर्जी भी ज्यादा थी, ठीक है। और पॉइंट नंबर 2 जहां पर एटम एक दूसरे के नजदीक आए हैं, नॉट बॉन्ड फॉर्मेशन बट एटलीस्ट कुछ तो नजदीक आए हैं, जब जैसे नजदीक आए हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। अल्टीमेटली जब दोनों एटम एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं तो फिर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इस पूरे सिस्टम की वो मिनिमाइज हो जाती है, इससे कम नहीं हो सकती। हर एक मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी में जो ड्रॉप आता है, ठीक है, वो अलग अलग आता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब बन जाता है तो जो एनर्जी इवॉल्व होती है, ठीक है, वो होती है -432 किलो जूल्स पर मोल। कुछ टेक्स्ट जो हैं इस एनर्जी को -436 बताते हैं, जबकि यहाँ डायग्राम में कितना बताया गया है? -432। आप -436 को फॉलो करें। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो द करेक्ट ऑप्शन इज -436।
इसी एनर्जी को अगर हम किलो कैलोरीज में लें तो ये एनर्जी हो जाती है -104 किलो कैलोरीज पर मोल। मतलब जब एक मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो जो एनर्जी इवाल्व होगी वो एनर्जी इवाल्व होगी 104 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन याद रखो कि एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है, एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड फॉर्म। यानी बॉन्ड जब टूटेगा, एटम दोबारा एक दूसरे से, ये दोनों एटम जो बॉन्ड बनाए हुए हैं दूसरे से अलग हो जाएंगे तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। पर जब ये दोनों अलग हुए एटम जो हैं आपस में कंबाइन रहेंगे तो फिर एनर्जी हमेशा क्या होगी, रिलीज होगी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान हमेशा एनर्जी इवाल्व होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान हमेशा एनर्जी क्या होती है, वो हमेशा एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इवाल्व होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन में इवाल्व होती है। तो ये बात कतई याद रखने की है। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप सीख गए हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कैसे होते हैं, तो चलते हैं कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये मामला क्या है। Now, double covalent bond is formed by the sharing of two electron pair between the two atoms. यानी दो एटम के बीच में जब दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे तो ऐसी सूरत में हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया गया है। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसका मतलब है कि जब दो ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे जबकि दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बजाय एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने के वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, यस, एक या दो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दो एटम्स के बीच में तो समझ जाएं कि व्हाट बॉन्ड इज दिस वन, दिस इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि इसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को मैंने आगे भी लिया है डॉट एंड क्रॉस मॉडल में, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दूसरा ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, दोनों एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर आपस में शेयर किए। तो इस तरह से दो ऑक्सीजन के बीच में मैंने 2 लाइन ड्रॉ की हैं। और 2 लाइन का मतलब है यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से एक मॉलिक्यूल है, ये आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन ने 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। कार्बन के तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं। तो इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के हैं वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ये हुए, ये भी डबल बॉन्ड है, और 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर ये हुए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो इस तरह से कार्बन, एक एटम जो कार्बन का है वो 2 अलग अलग ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक, एक ऊपर एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज ईथीन, C2NH4। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं तो डबल बॉन्ड बना, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम आपस में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर करते हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे तो फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दो बल्कि 3 एग्जांपल लिए हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल, दूसरा नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, बोथ ऑफ दीज नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन। तो गिव एंड टेक के बजाय दोनों अपने 3 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर दोनों एटम के बीच में शेयर हुए हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर हुए हैं। नाउ वी कॉल दिस वन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइन से हम ड्रॉ करते हैं, 3 लाइन से हम शो करते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहां पर लिया है, यस, HCN, बताएंगे आप इसका नाम, यस, हाइड्रोजन साइनाइड। यस, हाइड्रोजन साइनाइड में जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है जो डॉट से शो किए हैं। कार्बन के 4 में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए। बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के वो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर्ड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जबकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, नाउ दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड।
एक और एग्जांपल है यहाँ पर इथाइन, पढ़ा होगा आपने C2NH2। अब दो कार्बन हैं, दोनों कार्बन के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर, दोनों कार्बन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो इलेक्ट्रॉन आगे जाके हाइड्रोजन के साथ शेयर्ड है। इस तरह से कार्बन कार्बन बना ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन कौन सा बना, सिंगल बॉन्ड। तो ये बात मैंने आपसे पहले कही कि जब दो एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो सिंगल, दो इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे तो डबल, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जबकि आप जानते हैं कि डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो हैं, इन दोनों बॉन्ड को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स। याद रखो कि जिन कंपाउंड्स में मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, याद रखें कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल हो चाहे ट्रिपल हो चाहे दोनों हो, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक, चलते हैं आगे। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। यानी कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज को अगर हम देखें तो सबसे पहली पॉइंट ये है कि कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जबकि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते। कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, दैट इज गैस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। यानी कोवलेंट कंपाउंड एक तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं और दूसरा कि कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सभी स्टेट्स में पाए जाते हैं। गैसेस भी हैं जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लिक्विड्स भी हैं जैसे वाटर, ठीक है। सॉलिड्स भी हैं, अब सॉलिड जैसे डायमंड, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली स्पीकिंग जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होती हैं। ये इस वजह से कि दिस इज बिकॉज ऑफ द वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस हेल्ड टुगेदर द मॉलिक्यूल्स। ये कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल फिर आपस में कनेक्ट होते हैं बाय वीक फोर्सेस, जस्ट लाइक वीक वान डेर वाल्स फोर्स। इस वजह से कि मॉलिक्यूल के बीच की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। इस वजह से जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की, वो क्या होती हैं, वो लो होती हैं। पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम है। कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड, जबकि आपको पता होगा कि डायमंड सिर्फ कार्बन का बना है, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन का बना है। ठीक, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, कार्बोरंडम है, ये तीनों एग्जांपल जो मैंने लिए हैं, ये तीनों कोवलेंट कंपाउंड यानी कोवलेंट जो है बॉन्ड रखते हैं। यानी डायमंड में कार्बन एटम के बीच में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, ग्रेफाइट में भी कोवलेंट बॉन्ड है, कार्बोरंडम कोवलेंट बॉन्ड है। पर इनमें प्रॉब्लम यह है कि दे हैव द 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। यानी ये 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 मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्मॉल मॉलिक्यूल, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल नहीं होते, ये एक जायंट स्ट्रक्चर होती है जिसमें जो एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर में होते हैं। देयर आर सो मेनी कोवलेंट बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर। क्योंकि 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर है, हेंस दे पोजेस हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस वजह से डायमंड, ग्रेफाइट या कार्बोरंडम, इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो एक्सेप्शनली हाई हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज कोवलेंट कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या हुआ करती हैं, वो लो हुआ करती हैं। आगे बढ़ते हैं। दे आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मींस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है, इस वजह से ये जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पर इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आगे वाले लेक्चर में सीखेंगे, थोड़ा बहुत अभी आप देख लें कि बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स लाइक HCl एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है ना, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कंपाउंड बीइंग कोवलेंट, ठीक है, और भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। लेकिन जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो aqueous सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं। जब वो आयनाइज हो जाते हैं तो एक तरफ बनते हैं पॉजिटिव आयन और दूसरी तरफ क्या बनते हैं, नेगेटिव आयन। और जब सॉल्यूशन में आयंस होंगे तो ऐसे कंपाउंड्स की जो सॉल्यूशंस हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी हम इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली स्पीकिंग कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते,
लेकिन एक्सेप्शनली जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो क्योंकि सॉल्यूशंस में आयनाइज हो जाते हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड तो जनरली नॉन पोलर्स होते हैं, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं इस वजह से वो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है इसमें सॉल्युबल नहीं होते। तो फिर किसमें सॉल्युबल होंगे? दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ये सॉल्युबल किसमें होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि ईथर, जैसे कि बेंजीन, इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, और भी कई कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन पोलर नेचर के हैं। ठीक है, द लास्ट वन, आखिरी पॉइंट है कि बिकॉज ऑफ डायरेक्शनल नेचर, कोवेलेंट बॉन्ड जो उसकी नेचर डायरेक्शनल होती है, दिस इज व्हाई दे शो आइसोमेरिज्म। इस वजह से कोवेलेंट कंपाउंड क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो शायद आइसोमेरिज्म को समझ ना पाए, लेकिन फिर भी आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमेना होती है जिसमें सेम फार्मूले के लिए हम डिफरेंट अरेंजमेंट शो कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म की डिटेल वैसे हम आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाल्लाह जो होगा वो होगा डेटिव बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड के साथ साथ हम आगे सीखेंगे बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, और कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं, एंड सो ऑन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।